कुंभकार कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक कुंभकार और आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का अभी हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, यानी इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि त्रिकोणमिति होती क्या है और उसके कुछ सूत्र वगैरह पूरा अध्याय हमने पढ़ा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। हम क्या क्या अनुप्रयोग उसके कर सकते हैं, मतलब कि क्या कहाँ इसका यूज होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले देखा जाए तो त्रिकोणमिति का जो प्रयोग है वो खगोल शास्त्र में किया जाता है। मतलब कि अगर देखा जाए तो खगोल शास्त्र ने ग्रहों, नक्षत्रों, तारे आदि की गणना करने के लिए इसका प्रयोग किया है। फिर है भूगोल के क्षेत्र में भी, भूगोल में भी इसका प्रयोग होता है। मानचित्र में अक्षांतर, देशांतर आपने देखा हुआ है किसी चीज की, या किसी द्वीप, समूह, देश या स्थिति को यदि हम उसे मार्क करते हैं, है ना, उसकी लोकेशन सर्च करते हैं, तो वहाँ पे भी इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार तो आप एक और चीज़ नई जो है मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 1852 ईस्वी में एक सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें सर जो है सर जॉर्ज एवरेस्ट ने एक 160 मीटर ऊंची जो है पहाड़ी या पर्वत हम कह सकते हैं, उसकी जो ऊंचाई है वो नापने के लिए भी त्रिकोणमिति का यूज करा था 1852 में और 1856 में सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही उस पहाड़ी का नाम, मतलब कि उस पर्वत का नाम रखा गया था, जिन्हें हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं। तो ये इनका अनुप्रयोग है। तो आइए इसमें कुछ चीज़ें हैं, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कुछ मेन चीज़ें हैं उनके बारे में हम समझ लेते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो एक दृष्टि रेखा, क्या क्या हम इसके अंदर पहले समझ लेते हैं। दृष्टि रेखा, रेखा क्या होती है। फिर एक है क्षैतिज रेखा, और एक है, इसके बाद हम बात करें तो कोण के बारे में है, अवनमन, अवनमन और उन्नयन कोण के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये होते क्या हैं इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले डिटेल से समझा देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे सीधे। तो ठीक है, तो यदि मैं अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो है जो हम मानते हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मान लो कि हमारे पास जो है सपाट है, धरती है या फिर कुछ सपाट चीज़ है, तो ये जो कहलाएगी ना क्षैतिज रेखा कहलाती है आपकी। यानी जो धरती होती है क्षैतिज रेखा, यानी एक समतल एरिया जो होता है जिसमें हम खड़े रहते हैं वो समतल, वो क्षैतिज रेखा होती है। और फिर दृष्टि रेखा, मान लो थोड़ी देर के लिए कि मैं यहाँ से किसी वस्तु को देख रहा हूँ, ठीक है ना, ये आइज बना दी मैंने, यहाँ से मैं देख रहा हूँ किसी वस्तु को, तो यहाँ से जो है ना एक काल्पनिक रेखा हम मान लेते हैं, काल्पनिक हम मान सकते हैं। तो ये जो काल्पनिक रेखा है, ये जो रेखा है ये कहलाएगी आपकी दृष्टि रेखा, क्योंकि सीधे यहाँ से जाएगी दृष्टि रेखा। ये क्या कहलाएगी आपकी दृष्टि रेखा कहलाएगी। ठीक है, और ये क्षैतिज है और ये है ऊर्ध्वाधर, है ना, या लंबवत हम कह सकते हैं इसे, लंबवत या ऊर्ध्वाधर जो है वो है। ठीक है, अब इसी में ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई, क्षैतिज रेखा कोण और अगर सीधे से गए हम जहाँ खड़े हैं ना, और वस्तु का जो पाद बिंदु है जहाँ ये वस्तु भी वहीं खड़ी है, तो वो जो लाइन है हमारे बीच की दूरी है वो क्षैतिज रेखा कहलाएगी। और मान लो उसके हम ये जो वस्तु है यहाँ पे है, इसको हम देख रहे हैं और मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो ये जो रेखा है दृष्टि, ये होती नहीं है वास्तव में, बट एक काल्पनिक है, इसे हम बोलेंगे दृष्टि रेखा। ठीक है, और ये जो दूरी है यह वस्तु का पाद बिंदु है, क्या है, पाद बिंदु। और यहाँ से, और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये बिंदु मेरा, ये जो है, ये जो रेखा है ये जो कहलाएगी वो क्षैतिज रेखा कहलाएगी, और वस्तु का शीर्ष और पाद बिंदु जो है वो लंबवत कहलाता है। ठीक है, जिसे हम समकोण त्रिभुज में लंब बताएंगे, या 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये है, अब इसमें थीटा चलेगा ये।
यदि चलो मैं यहाँ से एक नया डायग्राम एक और दे देता हूँ, या फिर इसी में आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा देख लो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, ये वाला कलर ले लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए, ये जो यहाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे ये यहाँ से अगर मैं ऊपर देखता हूँ, कहाँ देखता हूँ, ऊपर, तो ये जो एंगल बनेगा ये वाला, ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा। चलो एक नया डायग्राम बना लेते हैं, आपको इसमें थोड़ा सा समझ नहीं पड़ेगा, तो मैं एक नया डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ जल्दी से। एक नया डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं, ठीक, मैंने ये एक डायग्राम बना लिया ये। ठीक है, ये वाला, यदि मैं यहाँ से किसी वस्तु को देखता हूँ, ये मैं यहाँ से किसी वस्तु को देखता हूँ, ठीक है, मैं ये शीर्ष है, मान लो इसको मीनार मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कि मीनार के शीर्ष को देख रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो मैं नीचे खड़ा हूँ और ऊपर देख रहा हूँ, नीचे खड़ा और कहाँ देख रहा हूँ, ऊपर। तो ये जो एंगल बनेगा मेरा, ये बनेगा आपका उन्नयन, उन्नयन कोण, क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। क्लियर है ना, मैं कहाँ खड़ा हूँ, नीचे खड़ा हूँ, यदि ऊपर किसी वस्तु के शीर्ष को देख रहा हूँ ऊपर, तो उन्नयन कोण बनेगा। अब ऐसा ही अगर मैं यहाँ कह दूँ, मैं यहाँ से बात करूँ कि मैं मीनार की के शीर्ष पे खड़ा हूँ, यहाँ पे हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे आइस का डायग्राम बना देते हैं थोड़ा सा, ये मैं यहाँ से नीचे देख रहा हूँ, नीचे कोई वस्तु है यहाँ पे, यहाँ पे है कोई वस्तु, मैं उसे देख रहा हूँ। मैं यहाँ से अगर नीचे की साइड देखता हूँ, क्योंकि हम नीचे देखेंगे तो नमन, देख लो शब्द को हम देखते हैं, अवनम, अवनमन, यानी अवनमन, नमन मतलब हम नमन कैसे करते हैं, झुक के करते हैं ना, तो ऊपर है, सीधा सा मतलब क्या, ऊपर, ऊपर से झुक रहे हैं नीचे, तो मतलब कि हम कहाँ खड़े रहेंगे, वस्तु की शीर्ष पे, और देखेंगे कहाँ, नीचे की साइड, तो अवनमन कौन बनेगा। पर ये कौन कैसे बनेगा, तो ये कौन बनेगा, यहाँ डायग्राम पे आप देख लीजिए, इसे जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ का अगर कोई है तो यहाँ पे काल्पनिक रेखा, क्षैतिज रेखा आपको बनाना पड़ेगी, और ये एंगल बनेगा यहाँ पे, कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। फिर हमने पिछली कक्षा में, छोटी कक्षा में हमने पढ़ा हुआ एकांतर कोण, तो यहाँ से देख लीजिए एकांतर कोण कैसे, तो ठीक है ना, ये जो जेड की आकृति है, ये यहाँ से यहाँ, ये जो आकृति में हम निकालेंगे, ये थीटा यहाँ पे आएगा, यानी जेड वाली आकृति, यहाँ वाला एंगल यहाँ आएगा, और ये दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है आपका। तो ये जो अवनमन कोण है, वो अवनमन कोण यहाँ पे काल्पनिक रेखा के साथ बनेगा, और जेड की आकृति में उतर के नीचे आएगा। ठीक है, तो ये है अवनमन कोण, क्या है, अवनमन कोण किसे कहते हैं, तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपको क्लियर है, ये उन्नयन मतलब हम नीचे खड़े हैं ऊपर देख रहे हैं, तो उन्नयन कोण है, और ऊपर खड़े हैं नीचे देख रहे हैं, हम यहाँ खड़े हैं और नीचे देख रहे हैं, तो ये आएगा आपका अवनमन कोण। और अवनमन कोण कैसे बनेगा, मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये यहाँ इतना शायद आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें जो है हमने सारणी वगैरह भी पढ़ ली थी पिछले अध्याय में, उनका भी कुछ ना कुछ यहाँ पे उपयोग होने वाला है। तो मैं पहला सवाल, मतलब कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यदि फिर भी आपको कुछ चीज़ में समझ नहीं आई तो कमेंट करके हमें ज़रूर बता दें, ताकि मैं उसे क्लियर कर दूँ। ठीक है, हम अब पढ़ेंगे क्वेश्चन। अभी हमने क्षैतिज क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर और दृष्टि रेखा, उन्नयन, अवनमन कोण के बारे में सीखा। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं, इसके माध्यम से सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। उदाहरण है, देख लीजिए आप, धरती पर एक मीनार की एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है के बिंदु से, मीनार खड़ी धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी काफ़ी आसान है, देख लो, मैं डायग्राम बना लेते हैं, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ पहले। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा, आपको शायद जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, ये डायग्राम बना लेता हूँ मैं। तो ये तो है मीनार, कहाँ खड़ी है, धरती पे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम, ये इसका शीर्ष है, और यहाँ पे अपन को मान लो खुद अपन खड़े हैं, ये इसका पाद बिंदु है। ठीक है, मीनार का पाद बिंदु यहाँ पे है।
अब ये मीनार खड़ी है, ये है, तो ये क्षैतिज रेखा। अब यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहे हो, उन्नयन कोण है, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 60 डिग्री का। कितने का? 60 डिग्री का। ये मीनार है, तो वो क्या बात कर रहा है कि इसकी ये ऊंचाई ज्ञात करना है, जबकि वो मीनार के पाद बिंदु से जो हम खड़े हैं इसके बीच की दूरी कितनी बता रहा है? 15 मीटर बता रहा है। कितनी बता रहा है? 15 मीटर बता रहा है, और ये हमें ज्ञात करना। तो मान लेते हैं कि मीनार है जो ए है, बी है, और ये बिंदु सी है, ठीक है। यहाँ तक का आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं अपन। चलो कल फिर यहाँ लिख देता हूँ मैं सारी चीज़ें जो दिया है। क्या क्या दे रखा है? दिया है मीनार, यह मान लेते हैं, माना मीनार ए बी बराबर एच ऊंचाई हमने मान ली इसकी, ठीक है। और जो बी सी है वो ऑलरेडी दे रखा है हमारे पास 15 मीटर, सॉरी। और जो थीटा है वो ऑलरेडी हमें दे रखा है, कितना? 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब हमें ये लंब ज्ञात करना है। लंब और आधार का कनेक्शन देखा जाए तो टेन थीटा में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ट्रायंगल, यानी यहाँ पे हाँ लिख रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी में ये चीज़ें हैं जिन्हें हमने मान ली है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम तो टेन थीटा इक्वल्स टू हमारा जो होता है लंब बटे होता है आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे थोड़ा सा। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये लंब है, यानी तो ठीक है, लंब कितना हमारा ए बी है जो हमें ज्ञात करना है, और ये बी सी आधार है, और टेन थीटा, टेन कितना दे रखा है मुझे? 60 डिग्री दे रखा है। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है? तो वो होती है √3 ए बी, एच हमने माना है, बी सी में 15 ऑलरेडी दे रखा है। इन दोनों, यहाँ कोई नहीं तो एक हम बटे में लिख सकते हैं, और इसका यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका और इसका यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 15 करनी 3 बराबर एच, अर्थात ये आपका आंसर है। यहाँ पे आप लिख सकते हो, अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 15 करनी 3 मीटर होगी। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। काफ़ी आसान है, आप बस ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। और अभी तक यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ जाएं और इन फ्री क्लासों का लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये उदाहरण है, उदाहरण नंबर 5 है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 49 मतलब उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात इसी बात को दूसरे तरीके से कहा कि छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, जबकि डीपी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम का भी सरल है, देख लीजिए। अब डायग्राम में बना देता हूँ, काफ़ी इजी है। यहाँ पे आप देखेंगे ये मीनार है। चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मीनार को, ठीक है। ये मीनार है, ये यहाँ है। चलो मान लेता हूँ कि ये यहाँ, जब ये यहाँ था, यहाँ एंगल, तो ये 60 डिग्री का एंगल था, और इसकी छाया ये था। अब ये छाया 40 मीटर अधिक हो जाती है, मान लो 40 मीटर अधिक हो गई है, तो जो एंगल है वो घट जाता है आपका। कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। तो मैंने 30 डिग्री कर दिया, ओके। अब वो क्या कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो मीनार तो यही है, तो ये यहाँ पे इसको ए मान लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं बी मान लेता हूँ, और ये सी मान लेता हूँ, ये सी, और ये मान लेता हूँ मैं डी। क्या मान लेता हूँ? इसको डी मान लेता हूँ, ठीक। अब ये है हमारे पास। तब इसमें देखते हैं थोड़ा सा, और मान लेता हूँ मैं कि इसकी जो ऊंचाई है वो हम h मान लेते हैं कि ये h ऊंचाई है इसकी, और ये दूरी को मैं x मान लेता हूँ। पर db जो छाया है यहाँ से यहाँ तक की है,
उसे मैं मानूंगा, क्या मान लूँगा, 40 प्लस x मीटर। ओके, यहाँ तक का क्लियर है? ये 60 डिग्री का है और ये 30 डिग्री का। यहाँ तक का क्लियर है ना? ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। हाँ, इसको हल करते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे हल। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँगा, चलो ट्रायंगल ले लेते हैं सीधा सा, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। समकोण त्रिभुज कौन सा वाला ले रहा हूँ मैं, ए बी सी में मीनार को क्या माना हमने, ए बी की ऊंचाई कितनी लिख दूंगा मैं, h, ये मान रहे हो। ओके, फिर हम आते हैं, इसमें आता है BC यानी छाया, BC कितनी मान रहे हैं हम इसके अंदर, x माना है, ये भी मैंने माना हुआ है। ओके, अब एंगल कितना दिखा रहा है वो, 60 डिग्री का, तो ये मैंने एंगल यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, फिर वही है, लंब और ये आधार है, इसका कनेक्शन कहाँ पे देखने को मिलेगा हमें, तो इसका कनेक्शन सीधा सा देखने को मिलता है, वो मिलेगा हमें tan थीटा में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है आपका, लंब बटे आधार। तो tan थीटा में मैं लिख दूंगा, tan 60 है, थीटा की वैल्यू 60 है, लंब कितना है, तो सब लंब है इसका h, आधार कितना है x, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है √3 बराबर h बटे x। ओके, इसका मैं यहाँ पे, ठीक है, या तो इसका या इसका किसका भी, चलो एक काम करते हैं, इसमें मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है ना, x की वैल्यू निकालूंगा तो ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, मतलब सीधा से x इक्वल्स टू हो जाएगा h बटे √3, और इसे यहाँ पे मैं ब्रैकेट में पैक कर देता हूँ ताकि हाईलाइट रहेगा, और इसको नाम देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया। अब मैं बात करूँगा, किसकी बात करने वाला हूँ मैं, ट्रायंगल की, ये वाला ट्रायंगल कौन सा, ए बी और डी, जिसमें ए बी यही रहेगा, बी डी चेंज हो जाएगा, 40 प्लस x हो जाएगा, और थीटा कौन सा कहलाएगा आपका, 30 डिग्री, कौन सा कहलाएगा, 30 डिग्री वाला। ओके, चलो तो मैं इसकी बात कर लेता हूँ, आगे मैं लिखता हूँ। चलो अब यहाँ पे सोल्व करते हैं आगे। अब क्या करने वाले हम, तो वही समकोण त्रिभुज, कौन सा वाला समकोण त्रिभुज ले रहे हैं हम, तो ले रहे हैं ए बी डी, वाला ले रहे हैं ए बी डी, जिसमें वही ए बी बराबर पहले ही पता हमें एच है, ऊपर हम लिख चुके हैं, और बी डी बराबर कितना है, तो बी डी है 40 प्लस एक्स, और यहाँ पे थीटा कितना है आपका 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। और वही वाली बात हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, तो देख लीजिए, हम जो जानते हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, तो देख लीजिए tan थीटा इक्वल्स टू वही वाली बात, लंब बटे आपका आधार आ जाएगा। ओके, यहाँ तक का क्लियर है। tan 30 इक्वल्स टू लंब क्या है h, आधार क्या लिखा था हमने 40 प्लस x लिखा हुआ है सामने, और इसकी वैल्यू होती है tan 30 की वैल्यू होती है 1/3 बराबर h बटे 40 प्लस x। यहाँ तक क्लियर है, इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे मल्टी यानी क्रॉस गुणा कर देंगे, सीधे से अगर बात करें तो क्रॉस गुणा कर रहा हूँ मैं, तो 40 प्लस एक्स, इसमें एक का गुणा करा और इधर करनी 3 h, इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। क्या नाम दे देंगे, समीकरण नंबर 2। यहाँ तक का क्लियर है आपका। ठीक है, आगे यहाँ पे अब मैं इसको आगे हल करने वाला हूँ, तो यहाँ लिखने वाला हूँ समीकरण 1 व 2 से, सीधा सा समीकरण 2 को मैं एक बार और यहाँ पे लिखना चाहूंगा, इक्वल्स टू करनी 3 h है। अब यहाँ पे देख लीजिए 40 प्लस x की वैल्यू क्या थी, तो x की वैल्यू थी हमारे पास h बटे करनी 3 इक्वल्स टू करनी 3 h। आप देख लीजिए, मैंने जहाँ हाईलाइट किया था, यानी
इसको ब्रैकेट में बंद करा था, मैं बोर्ड को नीचे खींचा था, ये देख लीजिए यहाँ पे हाईलाइट करा था बंद, ये वैल्यू मैंने कहाँ पे रख दी, यहाँ पे पुट कर दी। ओके, अब इसको थोड़ा सा और मैं आगे हल करते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये 40 ऐसा था ऐसा, और ये जो करनी 3h है इधर ये आएगा तो h बटे करनी 3 हो जाएगा। इसके बटे में कोई नहीं तो हम लगा देंगे, जल्दी से इसे हल करते हैं, कैची गुणा करते हैं, इसका यहाँ करेंगे कैची गुणा, समझ में आ रहा है ना, करनी 3 का करनी 3 में करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 3 आएगा। और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं 1 मिनट देख लीजिए, इसका गुणा यहाँ करेंगे और इसका गुणा यहाँ करेंगे, ठीक है ना, देख लीजिए। तो मैंने यहाँ करा करनी 3 का करनी 3 में करा तो क्या आया, h आया, कितना आया h, ठीक है, क्लियर है ना ये। और इसका यहाँ करा तो h कम h आया, ठीक, सॉरी यहाँ करनी 3h है तो ये 3h आ जाएगा, और ये अब बटे में करनी इधर आ गया 40, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो ये आ गया हमारे पास 40 करनी 3 बराबर 3h में से एक h गया तो 2h बचेंगे, 40 करनी 3 और ये कहाँ चला जाएगा इसके बटे में, बराबर क्या बचा h, इससे हम डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा 20 करनी 3 बराबर h, यानी मीनार की ऊंचाई कितनी रहेगी आपकी ये वाली, यानी आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हैं, क्या लिख देना अतः करके, अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 20 करनी 3 मीटर होगी, ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, हमारा हमारा अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, पेड़ और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो ठीक है, डायग्राम में आते हैं सीधे से, मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये आपका पूरा पेड़ सीधा खड़ा था, ये जमीन है। ओके, अब क्या कह रहा हो कि हमारा जो पेड़ है वो टूट जाता है, आंधी चलने पर पेड़ को तोड़ देते हैं। ठीक है, मैंने ये पेड़ यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से अदर कलर का आपको दिख रहा है, यहाँ से मैंने इस पेड़ को तोड़ दिया, और कहाँ टिक रहा है इसका बिंदु, ये यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे इसका बिंदु, ये यहाँ पे क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ से टूटा है पेड़, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, सब बना लिया हमने। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ से पेड़ जमीन के शिखर को छूता है 8 मीटर है, ये देख लो, यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो दूरी है आपकी वो है 8 मीटर, कितनी है 8 मीटर, ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है। तो मैं देख लेते हैं, मान लो ये पेड़ है आपका ए, ये बी स्थान से टूटता है सी, और ये बी, ठीक है, मान लो पूरा पेड़ ये जो है यहाँ जहाँ से मुड़ा है इसकी जो दूरी है वो मान लेता हूँ कि ऊंचाई वो h मान लेता है, ठीक है, और ये जो है जहाँ से पेड़ मुड़ा है इसको मैं x मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ x, एंगल हमारे पास है, तो ये x वाली दूरी ये वाली कौन सी है ये, ओके, यहाँ तक क्लियर है आपका। तो पूरे पेड़ की अगर ऊंचाई की बात करूँ मैं तो पेड़ की ऊंचाई पास हो जाएगी x प्लस एच, क्या हो जाएगी, क्लियर है ना इतना, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन सोल्व करने पर, हल दिया, माना, मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ ऊपर ऊपर, माना पेड़ की कुल जो ऊंचाई है वो है x प्लस एच मीटर, ये यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया। फिर मैं आता हूँ ट्रायंगल में, त्रिभुज हम ले लेते हैं, कौन सा वाला ले रहे हैं, ले रहे हैं समकोण त्रिभुज, कौन सा ले रहे हैं बी सी डी, कौन सा बी सी और ये डी में, बी सी इक्वल्स टू एच और
इक्वल्स टू हम लेंगे 8 मीटर, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इतना सोल्व कर ले तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या है पहले ट्रायंगल में, तो चलो इसको थोड़ा सा सोल्व कर ही लेते हैं। तो बी डी बराबर क्या दे रखा है वो भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। बी डी बराबर जो दे रखा है वो है x मीटर, ठीक है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो सिंपल है ये। पहले ये निकालेंगे हम, कौन सी वाली, इसको निकालेंगे। तो इसका और इसका कनेक्शन 10 से है, तो मैं यहाँ पहले 10 वाले से सोल्व करूँगा इसे। 10 30 इक्वल्स टू लंब बटे, मैंने डायरेक्ट मान रख दिया आधार। 10 30 की वैल्यू क्या है, तो 1 बटे करनी 3 है, बराबर लंब कितना है h, आधार कितना है 8 मीटर, ठीक है। इसका यहाँ तो ये क्या हो जाएगा देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसका यहाँ इंटू करेंगे यहाँ पे, यहाँ तो क्या हो जाएगा ये 8 बटे बराबर एच, इसको हाईलाइट कर देता हूँ ब्रैकेट में, समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। फिर हम जानते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, पुनः जानते हैं कि, क्या जानते हैं, तो वही पहले मैंने लिया था 10 से। अब यहाँ देख लो, मैं बात कर रहा हूँ आगे इसे डायग्राम की बात कर रहा हूँ, तो मुझे कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण और आधार किसका कनेक्शन होता है कर्ण आधार में, तो देखा जाए तो कर्ण मतलब कर्ण और आधार लंब बटे, यानी लाल बटे का तो कोस से होता है, किससे होता है कोस से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। कोस यानी एंगल वही है 30 डिग्री। आधार कितना है हमारे पास, तो आधार है 8 और कर्ण है, कर्ण तो हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण हमने x माना था, मैंने x लिख दिया यहाँ पे। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, हमने अभी सारणी से पिछले वीडियो में, यदि आपको नहीं पता तो पिछले वीडियो में मैंने सारणी पूरी बताई है, तो उसके अंदर पता है कि कोस की वैल्यू और सारे जो है अनुपात है कोस साइन टेन, इसके प्रत्येक एंगल की वैल्यू क्या है, तो उसके लिए मैंने एक सारणी बताई, पिछले वीडियो में जाके आप उसे देख सकते हैं। काफ़ी सरल तरीके से बताया गया है। कोस 30 की जो वैल्यू है वो रहेगी हमारी करनी 3/2, मैं यहाँ पे रख देता हूँ करनी 3/2 इक्वल्स टू क्या आएगा, तो 8/x, इसका यहाँ और इसका यहाँ, इसका यहाँ करूँगा तो 8 दूना 16 हो जाएगा, इसका यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा करनी 3x इक्वल्स टू 8 दूना 16, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन सेकेंड। अब फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, वैल्यू निकालते हैं इसकी भी। चाहो तो एक मिनट, समीकरण 1 व 2 से ना करते हुए हम इसे डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट, इसको यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल्स टू कितना है 16/3 हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 दे देंगे आप। फिर पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करना है हमें, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिया है हमने ऊपर माना था पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर x प्लस h, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो x की वैल्यू यहाँ पे है 16/3 प्लस, और h की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी, वो क्या है मैं यहाँ से देख लेता हूँ 8/3, तो यहाँ पे 8/3 है। ये आधार एक जैसा है तो मैं इसको एक बार लिखूंगा करनी 3 और 16 और दोनों को जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 24 यानी 24 और करनी 3। फिर मैं इसमें हर का परिमेयकरण कर दूंगा, क्या करूँगा हर का परिमेयकरण, मतलब 24 करनी 3 गुणित करनी 3/करनी 3, ठीक है।
यहाँ गुणा करूंगा मैं, तो अब आगे अब यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, मैं गुणा कर रहा हूँ तो 24 करनी 3 करनी 3 का करनी 3 में तो 3 आ जाएगा, इन दोनों का इंटू होगा तो कितना आ जाएगा 3, हम फिर डिवाइड कर देंगे तो 8 करनी 3 आ जाएगा, ये आपका आंसर। तो यहाँ लिख देंगे हम, अतः पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर क्या होगी 8 करनी 3 मीटर, आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस अध्याय में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ये मोस्ट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, और इस अध्याय में जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं कर लें। अगर आपको फिर भी ये अध्याय में कोई डाउट्स रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके कमेंट में ज़रूर लिख दें, ताकि उन सारे कमेंट्स को इकट्ठा करके इसी अध्याय से रिलेटेड एक वीडियो बना के आपकी सारे डाउट्स को क्लियर कर सकें। ठीक है, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये इस चीज़ का जो है इसका फ़ायदा और अन्य विद्यार्थी भी उठा सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।